सो गाइस वी आर बैक विद द फोर्थ एपिसोड ऑफ वांडा विजन। और जैसा कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है और वांडा विजन का एपिसोड 4 आज रिलीज हो चुका है, जिसका इंतजार हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर हमें कुछ ऐसे क्लिफ हैंगर्स देखने को मिले थे कि हम इंतजार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड आने के बाद वो जो हाइप था हमारा, वो जो क्लिफ हैंगर वाली हमारी सिचुएशन थी, वो पहले से ज़्यादा कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ चुकी है इस एपिसोड आने के बाद। और अब लग रहा है कि वांडा विजन के हर एक एपिसोड के अंदर ही हमें इस तरह का क्लिफ हैंगर मिलने ही वाला है आगे जाके। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे वांडा विजन एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। और जिन लोगों ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उनको वार्न कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं एपिसोड का, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर स्पॉयलर्स तो भर भर कर होने वाले हैं। सो गाइस, चलिए बिना रियलिटी बदले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कहानी के मेन प्लॉट की बात करें, इसकी कहानी की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वांडा विजन का हर एक एपिसोड सिटकॉम के अंदर था। इसकी शुरुआत एपिसोड 1 में 1950s से हुई थी, फिर 1960s और 70s का एरा हम देख चुके हैं। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब हमें जो है 1980s का एरा आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का एपिसोड दरअसल एक बहुत ही अलग एपिसोड था। उसका रीजन ये था क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर हमने कोई सिटकॉम या वांडा की रियलिटी का कोई एक लम्हा नहीं देखा, बल्कि जो हम अब तक देख चुके हैं हमें वो रियलिटी के अंदर समझाया जा रहा था कि असल में हो क्या रहा है। जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था गेरेंडीन का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है मोनिका रैम्बो सॉर्ड एजेंट, उसको जो है वांडा पकड़ लेती है और वो समझ जाती है कि ये इस रियलिटी की नहीं है और उसको उठा के वो उस बबल रियलिटी से बाहर फेंक देती है, जहाँ पे हमने देखा था कि हर तरफ सॉर्ड के एजेंट मौजूद होते हैं और वहाँ पे सब उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब हमारी कहानी बेसिकली यहीं पे आके रुक जाती है और हम देखेंगे कि ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे थी हमारी रियलिटी के अंदर। वांडा वाली रियलिटी नहीं, बल्कि वो रियलिटी जहाँ पे हमारे सुपर हीरोज एवेंजर्स वगैरह रहते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रियल गेरेंडीन के साथ, जिसको हमें बताया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका रैम्बो है। और मोनिका रैम्बो का इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे करवाया गया है, ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में करवाया गया है। मतलब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ब्लिप के जरिए मोनिका रैम्बो वापस आ रही है। और जिन लोगों को ब्लिप के बारे में नहीं पता, उन्होंने इस एपिसोड के अंदर ये ब्लिप का वर्ड बहुत सुना होगा। तो जैसा कि जब थैनोस ने स्नैप करा था 5 साल पहले, तो सारे के सारी रियलिटी से लोग गायब हो गए थे, मिट गए थे। और जब दोबारा से है ब्रूस बैनर ने चुटकी बजाई थी सारे के सारे लोगों को वापसी लाने के लिए, तो वो इवेंट कहलाया था ब्लिप का इवेंट, जिसमें 5 साल बाद सारे के सारे लोग वापसी लौट कर आए थे। तो इसी तरह हमने देखा इस एपिसोड के अंदर कि मोनिका रैम्बो भी उन लोगों में से थी जो थैनोस की स्नैप से गायब हो गए थे। और वो 5 साल के बाद अचानक एक हॉस्पिटल के अंदर आती है और हमने यहाँ पे वो सिचुएशन देखी जिसको हम सब फैंस बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार अगर कोई बंदा वॉशरूम में बैठा हुआ और अचानक वो आ गया, अगर उसने किसी से शादी कर ली तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे वही देखने को मिल रहा था बिल्कुल कि सारे के सारे लोग एकदम घबराए हुए होते हैं। जहाँ पे 2 लोगों को बैठने की जगह थी, वहाँ 4-4 लोग 5-5 लोग एकदम अपीयर हो गए। तो भगदड़ दुनिया के अंदर जरूर मची थी। लेकिन हमने देखा कि इन सब के बीच हमें ये बात पता चलती है कि मोनिका रैम्बो की मदर यानी मारिया रैम्बो, जिनको हम कैप्टन मार्वल के अंदर देख चुके हैं, जो कि उनकी दोस्त होती है, उनकी डेथ हो चुकी है 3 साल पहले ही, और वो कैंसर की वजह से मारी गई हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया जाता है वो सॉर्ड के हवाले से है। हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सॉर्ड एजेंसी एक बहुत ही स्टैब्लिश एजेंसी हो चुकी है और वो दुनिया भर में लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई सीक्रेट एजेंसी है जैसे कभी शील्ड वगैरह हुआ करती थी। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि मोनिका रैम्बो जो है ब्लिप के इवेंट के 3 हफ्ते बाद आके दोबारा सॉर्ड को ज्वाइन करती है, जिससे हमें ये बात पता चलती है फर्स्ट टाइम कि इस टीवी सीरीज की जो टाइमलाइन है वो 2023 के अंदर ही है, यानी कि जब एवेंजर्स एंड गेम का इवेंट हैपन हुआ था मूवीज के अंदर। तो हम देखते हैं कि उसके फौरन बाद की ये बात है और वहाँ पे हम देखते हैं मोनिका रैम्बो आती हैं और हमें सॉर्ड के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं कि सॉर्ड को बनाने के पीछे उसकी मदर मारिया रैम्बो का ही बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी और इस तरह मोनिका रैम्बो के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्होंने अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट कर दिया था, जैसे रोबोटिक्स, नैनोटेक, AI और सेंटिएंट वेपन्स। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें काफ़ी कूल है, लेकिन ये सेंटिएंट वेपन्स वाली जो चीज़ें ना, ये मुझे कुछ अलग ही फीलिंग दे रही है। तो साथ में हमारी कहानी का पेस इस तरह से आगे बढ़ता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे मोनिका रैम्बो को एक मिशन दिया जाता है, जिसमें उनका साथ यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जिमी वू दे रहे होते हैं। ये जिमी वू वही हैं जो कि एंटमैन में हमें दिखे थे, जिसने स्कॉट लैंग को उनके हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था FBI एजेंट। तो यहाँ पे वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिसमें सॉर्ड का एक एजेंट उन लोगों ने भेजा हुआ होता है। अब अगर मैं जिमी वू की बात करूं तो ये नाम सुन के मेरे कान तो बिल्कुल खड़े हो गए। आई डोंट नो क्या आप लोग के कान खड़े हुए होंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स के अंदर एक एजेंट ऑफ एटलस नाम की टीम है और उसका जो लीडर होता है उसका नाम भी जिमी वू होता है। और वो भी कोइंसिडेंटली दिखने में एक एशियन टाइप का ही बंदा था और ये भी एक एशियन टाइप का एक्टर है जो कि जिमी वू का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये वही जिमी वू हैं जो हमने कॉमिक्स में देखे हैं, एजेंट ऑफ एटलस के, जो एक बहुत ही सीक्रेट एम्पायर है उसके लीडर, या फिर एक छोटा सा कोइंसिडेंट है जो हमारे सामने आया है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोइंसिडेंट्स बहुत कम ही होते हैं। साथ में हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से मोनिका रैम्बो जो है उस रियलिटी के अंदर सख्त कर ली जाती हैं, जबकि हमें जिमी वू ने ये बात बताई थी कि वो उस रियलिटी के अंदर एंटर होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि मोनिका रैम्बो ने ऐसा क्या किया था या उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो उसको उस रियलिटी में खींच लिया गया।
इस एपिसोड की एक और बड़ी हाईलाइट हमारे सामने आती है डार्सी लुइस के कैरेक्टर जो कि केट डेनिंग ने प्ले किया है और उनको हम पहले थॉर की मूवीज में देख चुके हैं। हमने देखा कि जब यहाँ पे सॉर्ड ने अपना पूरा का पूरा कैंप बना लिया है तो वहाँ पे उन साइंटिस्ट को बुलाया गया है जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि डार्सी लुइस जो है अपनी फील्ड के अंदर काफी एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे बुलाया गया था। और मजेदार बात यह है कि डार्सी लुइस ने इस बात का पता लगाया था कि वांडा के एक अजीब व गरीब तरह की रेडिएशन घूम रही है और उनको तभी पता चला कि उस रेडिएशन के अंदर एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और वो फ्रीक्वेंसी एक टीवी चैनल की है, जिसके जरिए वो वांडा विजन के अंदर जो हमने पिछले अब तक सारे एपिसोड देखे हैं वो उन लोगों ने भी देखे हैं एक एपिसोड की तरह। तो इसका मकसद ये है कि सीरीज के अंदर वो लोग एक और सीरीज देख रहे हैं और उसको नहीं पता कि वो सीरीज कैसे चल रही है। तो देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है इस तरह का देखना। इससे पहले हमने किसी भी टीवी सीरीज वगैरह में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। इस तरह से हमने देखा डार्सी और जिमी का कैरेक्टर जो इन सारी की सारी चीजों के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है सॉर्ड के लोगों के साथ, क्योंकि मोनिका रैम्बो तो उस रियलिटी के अंदर जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जो हैं उस टीवी शो के जरिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते कि वो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि दरअसल वांडा ने पूरे के पूरे टाउन को उठा के उस रियलिटी के अंदर गायब कर दिया है और जो टाउन के इर्द गिर्द थे उनको उस टाउन के बारे में कुछ याद ही नहीं है, वो लोगों को जानते ही नहीं है। लेकिन यहीं पे सॉर्ड अपना जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है और हर एक कैरेक्टर की जो है आइडेंटिटी को पता कर लेता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो है एग्नेस का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उनकी आइडेंटिटी हमें नहीं बताई जाती है। साथ में डॉटी का जो कैरेक्टर है उनकी आइडेंटिटी भी यहाँ पे मौजूद नहीं होती है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली आपने इस बात को तो नोट किया होगा कि एग्नेस ने काफी बार जो है अपने अलग अलग एपिसोड्स के अंदर अपने हस्बैंड का जिक्र किया है, लेकिन आज तक हमने उसके हस्बैंड को देखा नहीं और ना ही उसके बारे में कुछ सुना है। तो हमने देखा कि यहाँ बोर्ड पे भी उसका कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पे एग्नेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और डॉटी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ये वांडा से करवाना चाह रहे हैं, जिसमें से एग्नेस भी शामिल है। और हमने यहाँ पे साथ में ये भी देखा कि किस तरह से एजेंट जिमी वो इन सारी की सारी चीजों को देखने के बाद एक सवालों की लिस्ट बना रहा है और वाकई में ये वो सारे के सारे सवाल हैं जो अब तक हमारे दिल में भी घूम रहे थे इन 3 एपिसोड्स को देखने के बाद। सबसे पहला सवाल कि वो हेक्सागोनल शेप क्यों इस्तेमाल कर रही है। हमने बार बार देखा कि हेक्सागोन शेप का इस्तेमाल काफी बार किया गया इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर थ्रू आउट। कभी हमें मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर इयररिंग्स पहना हुआ दिखता है हेक्सागोनल शेप की, कभी टीवीज के इंट्रो हेक्सागोनल शेप में होते हैं और हमें यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस एरिया को वांडा ने कवर किया हुआ है वो भी हेक्सागोनल शेप के अंदर किया हुआ है। तो हमें इससे ये बात पता चल रही है कि हेक्सागोन का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो हेक्सागोन से हेक्स मैजिक पर जाता है, जो कि वांडा कॉमिक्स में अपना इस्तेमाल किया करती थी और एक तरह का वो ऐसा मैजिक है जिससे रियलिटी को ऑल्टर किया जा सकता है और इनफैक्ट वो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कर रही है। तो इसलिए हो सकता है कि हेक्सागोनल हमें शेप बार बार दिखाया जा रहा हो। और दूसरा अगर हेक्सागोन की बात करें तो एम नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गलत गलत काम करती है, उसका लोगो भी जो है वो हेक्सागोनल ही है और एम वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने आयरन मैन 3 के अंदर देखा था, जिसमें ऑल्ड्रिच किलियन जैसा विलन शामिल था। तो हो सकता है इन सारी की सारी चीजों के पीछे जो वांडा से करवा रहा है वो एम ही हो। इसी बोर्ड पे अगला सवाल ये था कि सिटकॉम्स को वो इस्तेमाल क्यों कर रही है, तो उसका जवाब ऑलरेडी हमें अभी तक नहीं पता है। और साथ में इसका अगला सवाल ये था कि वो सेम स्पेस और टाइम के अंदर है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल था और मेरे ख्याल से इसका जवाब हाँ है। वो हमारे टाइम के अंदर ही मौजूद है, हमारे स्पेस के अंदर ही है, लेकिन उसने हमारी रियलिटी के अंदर एक बबल रियलिटी बना ली है जहाँ पे हर चीज अलग चल रही है और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक तरह का बैरियर है जिसके अंदर जाने से पूरी रियलिटी बदल जाती है। और यहाँ पे आखिरी सवाल है कि क्या विजन जिंदा है अभी भी, तो इसका जवाब मैं वीडियो में आपको आगे चल के देता हूँ। लेकिन इस बोर्ड पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे एक और हमें इंटरेस्टिंग से ईस्टर एग देखने को मिलता है जहाँ पे हमें स्क्रल्स के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ दिखता है। तो उसका मतलब ये है कि अब दुनिया के अंदर स्क्रल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, लोग उनका ऐसे ही जिक्र कर रहे हैं और इन लोगों को ये लग रहा है कि कहीं इसमें स्क्रल्स तो नहीं मिले हुए। इसी एपिसोड के अंदर हमने उस बी कीपर वाले इंसान को देखा कि वो जो एजेंट था सॉर्ड का जो वांडा की रियलिटी में गटर के जरिए घुसा था और वांडा ने नो बोल के उसको वहां से रिवाइंड कर दिया था। तो हमने बेसिकली देखा कि वो एजेंट जो है वो सॉर्ड का ही और सॉर्ड के लोगों ने एक सुरंग बना के उसको अंदर भेजना चाहा ताकि वो अंदर जाके देख सके और मोनिका रैम्बो को ढूंढ सके। लेकिन हमने देखा कि वो एजेंट जैसे ही उस रियलिटी बैरियर के आर पार जाता है तो अचानक से उसका पूरा का पूरा सूट चेंज हो जाता है, जो कि पहले एक रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट था वो बाद में जाके एक बी कीपर सूट बन जाता है और उसके चारों तरफ मक्खियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इससे ये हो सकता है कि वांडा ने जो है उसको अपनी रियलिटी के हिसाब से बदल दिया जैसा वो चाह रही थी, इसलिए इसका सूट चेंज हो गया है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये कि जब उसने रियलिटी को रिवाइंड करा तो वो इंसान गया तो गया कहाँ? क्या वो हमारी रियलिटी में वापसी लौट कर आ गया है? क्या वो वांडा की रियलिटी में एक लूप के अंदर फंस चुका है जो बार बार रिवाइंड हो रहा है? या फिर हम सबसे बुरा सोचें यानी कि वांडा ने उसका काम तमाम कर दिया है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के एपिसोड में जाके हमें उस बी कीपर वाले शख्स के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया जरूर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डार्सी लुइस जो है एक बता रही होती है सारे के सारे लोगों को कि वहाँ पे किस तरह से जो है एक अजीब व गरम किस्म की रेडिएशन फैली हुई है, जहाँ पे उसको बात काटते हुए कहते हैं कि ये एक एंशिएंट रेलिक एनर्जी है जो कि बिग बैंग के टाइम से मौजूद है। तो अगर हम बात करें बिग बैंग की तो बिग बैंग से हमें पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी बने हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि यहाँ पे किसी ना किसी किस्म की माइंड स्टोन के हवाले से कोई ना कोई पावर यहाँ पे चल रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, तभी वांडा इतनी स्ट्रॉन्ग रियलिटी बना पा रही है। और इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से बार बार हमारे एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन के चेंज हो रहे हैं।
4:3 से 16:9 हो रहे हैं। तो 16:9 वाला जो वाइड स्क्रीन रेशियो है वो समझ लीजिए कि वो हमारी रियलिटी है जिसके अंदर हम लोग मौजूद हैं, और 4:3 वाली वो रियलिटी है जो कि वांडा ने बनाई हुई है। तो जो सीन्स 4:3 के अंदर आ रहे हैं वो सीन्स है जो वांडा टीवी के ऊपर प्रीमियर करवा रही लोगों को दिखा रही है, और जो वाइड स्क्रीन के अंदर सीन्स आ रहे हैं वो सीन है जो वांडा अपने हद तक रख रही है और किसी को शेयर नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि किस तरह से जब वो मोनिका रैम्बो को बाहर फेंक रही होती है तो रियलिटी चेंज हो जाती है, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है। और हमने इसको देखा कि जब वो उसको फेंक के बाहर निपटा देती है तो वापसी रियलिटी अपने ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आ जाती है। और हमने देखा कि किस तरह से जो बाहर बैठ के लोग ये एपिसोड देख रहे थे उनको चीज़ें कटी हुई नजर आ रही होती हैं, जहाँ वांडा ने रियलिटी से ग्रिप खोई हुई होती है, उसने उस पार्ट को खुद ही स्किप कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यही अगले पल जब विजन आता है वांडा से पूछने के लिए कि गैरेंटीन आखिरकार कहाँ चले गई, और वांडा जब उसकी तरफ पलट के देखती है तो वो एकदम शॉक में रह जाती है। और सच कहूँ तो मेरी भी एकदम सांस रुक गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि विजन वहाँ पे अजीब व गरीब है, उसके सर पे से माइंड स्टोन गायब है और वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है, जैसे कि वो इन्फिनिटी वॉर में हो गया था जब थैनोस ने उसको मारा था। तो यहाँ से हमें अपने उस सवाल का जवाब मिल जाता है जो जिमी वू ने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्या विजन जिंदा है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विजन जो है जिंदा नहीं है, वो बिल्कुल मर चुका है जैसा कि हम सबने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन वांडा ने उसको इस रियलिटी के अंदर जिंदा किया हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि जब विजन बोलता है कि हमें यहाँ से कहीं निकल के दूर चले जाना चाहिए, तो वांडा वहाँ रोते हुए बोलती है कि नहीं विजन, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें इस रियलिटी के अंदर ही रहना है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं सेव नहीं रह पाएंगे। तो ये बात साफ है कि ये सारी की सारी चीजें वांडा कर रही है और उसको पता है, और विजन बेचारे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब सवाल हमारे पास ये आता है कि ये वांडा सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है या कोई बहुत बड़ी फोर्स है जो कि इसको करने पे ये सब मजबूर करवा रही है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का विलन कोई और होने वाला है और वो कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो ही होगा, या फिर एग्नेस भी हो सकता है, मेफिस्टो की कोई छोटी मोटी चमची हो, या फिर खुद एग्नेस भी मेफिस्टो ही हो। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एपिसोड वहीं तक रुक गया था जो हमने लास्ट सीरीज में देखा था, बस हमें अपनी रियलिटी के अंदर बताया जा रहा था कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही थी। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर भी हो गई हैं और आगे के लिए अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि मोनिका रैम्बो बाहर आ चुकी है और उसने सबको बता दिया है कि ये वांडा है, ये सब कुछ वांडा कर रही है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड वालों का अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या वो किसी बड़े एवेंजर्स को कॉल करने वाले हैं इस मामले से हैंडल करने के लिए? मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज इस मामले के लिए बिल्कुल फिट रहेंगे, और शायद इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस भी किया जाने वाला है। इसके अलावा वांडा के जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि ये एपिसोड वहीं तक था और वो अभी बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वांडा को जो कोई भी इस रियलिटी बनवाने पे मजबूर कर रहा है उसका असल मकसद यही था कि वो वांडा से वो बच्चे पैदा करवा सके और वो बच्चों को बड़ा करके अपनी रियलिटी में लेकर आए और उनके जरिए जिनके पास सुपर पावर्स होगी वो उनका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि कॉमिक्स में हम जानते हैं कि वांडा के इसी तरह 2 ट्विंस होते हैं और दोनों के पास सुपर पावर्स होती हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये ब्रेकडाउन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एपिसोड 4 के अंदर काफी ज्यादा ईस्टर एग्स और बहुत सारी चीजें थी जिन पर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और मैंने आपके साथ तमाम चीजें शेयर कर दी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब आपको मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो ही गई होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी वांडा विजन एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन देख सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। हम हर हफ्ते इसी तरह वांडा विजन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन इस चैनल पे कर रहे होते हैं, और साथ में हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को रोजाना डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर आप मार्वल यूनिवर्स का डेली डोज लेना चाहते हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।